विवान जेम्स को कार में डालकर वहां से निकल चुका था और बाकी सभी लोग उसकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे। रास्ते भर जेम्स अपनी पुरानी अकड़ में बेतुकी बातें करता रहा। एक समय तो विवान का गुस्सा इस हद तक बढ़ गया कि उसने उसे चुप कराने के लिए अपनी पिस्तौल निकाल ली थी। लेकिन ठीक उसी वक्त पीछे से आती पुलिस जीप की सायरन की आवाज सुनाई दी और उसे खुद को संभालना पड़ा। विवान पुलिस अधिकारियों से बात कर ही रहा था कि तभी विघ्नेश वहां पहुंच गया। वो हमेशा की तरह बिना सोचे समझे आगे बढ़ा और बोला, क्या हुआ सर? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाउ कैन आई हेल्प यू? पुलिस अधिकारी पहले से ही विवान की तेज रफ्तार ड्राइविंग को लेकर सवाल कर रहे थे। अब विघ्नेश को देखकर उनकी शंका और बढ़ गई। लेकिन विघ्नेश कहाँ रुकने वाला था? वो लगातार कुछ ना कुछ बोलता ही जा रहा था। आखिर एक पुलिस अधिकारी ने विवान की तरफ देखकर कहा, सर, ये कौन है? जब से आए हैं तब से बिना मतलब की बातें किए जा रही हैं। हमें तो इन पर थोड़ा शक हो रहा है। अगर आप अनुमति दें तो हम इन्हें स्टेशन ले जाकर कुछ सवाल पूछ लें। ये सुनते ही वहां मौजूद बाकी लोगों के चेहरे खिल उठे। उन सभी ने मन ही मन सोचा कि अगर विघ्नेश कुछ घंटों के लिए पुलिस स्टेशन चला गया तो शायद उनकी जिंदगी में पहली बार शांति आ जाएगी। यहाँ तक कि विवान ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। वो आराम से बोला, कैरी ऑन सर, और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। लेकिन विघ्नेश के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। उसे जानने वाले भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा था। वो आराम से अपना मोबाइल निकालकर पुलिस वालों को तस्वीरें और वीडियो दिखाने लगा। दरअसल कुछ दिन पहले उसने अवनी के घर के बाहर शूटिंग के दौरान एक पुलिस अधिकारी के साथ फोटो और वीडियो बनवाए थे। सबूत देखने के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, सी सर, आई एम नॉट अ कल्प्रिट। पुलिस अधिकारी हंस पड़े। उन्होंने उससे हाथ मिलाया और वहां से चले गए। जैसे ही पुलिस की गाड़ी गई, विघ्नेश ने गर्व से अपना कॉलर ऊपर किया और बाकी लोगों की तरफ देखा। अगले ही पल सभी ने एक साथ उसकी तरफ घूरकर नाराजगी जताई। विघ्नेश ने बेफिक्री से अपना चेहरा पोंछा और गाड़ी में बैठ गया। कुछ देर बाद सभी लोग विवान का पीछा करते हुए एक प्राइवेट विला तक पहुंच गए। वो जगह शहर से काफी दूर थी। विवान जेम्स को कार से उतारकर अंदर ले गया। उसके पीछे पीछे विघ्नेश, पुष्कर, विष्णु और बागी लोग भी पहुंचे। जेम्स का पार्टनर भी उनके साथ था। विला के अंदर एक बड़ा स्विमिंग एरिया था। वातावरण में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। इतनी देर से शांत बैठे विष्णु ने पहली बार गंभीर आवाज में कहा, विवान, आज जो कुछ हुआ है उसके बाद मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। इस आदमी ने सिर्फ पैसों के लिए ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। अस्पताल में जो कुछ भी होता रहा उसके पीछे इसका हाथ था। कई परिवार तबाह हुए हैं। इतने सारे लोगों का दर्द यूं ही खत्म नहीं हो सकता। विष्णु की आंखों में वर्षों का दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन विवान का चेहरा उससे भी ज्यादा कठोर था। उसने धीमी लेकिन बेहद ठंडी आवाज में कहा, विष्णु, अभी तक जैसे शांत थे वैसे ही रहो। जो होना है वो होगा। फिर उसने जेम्स की तरफ देखकर कहा, तुम्हारे किए हुए हर काम का हिसाब होगा। सिर्फ विष्णु ही नहीं, बहुत से लोग तुम्हारी वजह से तकलीफ झेल चुके हैं। जेम्स अब तक अपनी अकड़ खो चुका था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे समझ आने लगा था कि अब उसके पुराने रसूख या पैसों में से कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। उधर विघ्नेश और बाकी लोग भी पहली बार पूरी तरह गंभीर हो गए थे। उन्हें एहसास हो रहा था कि मामला सिर्फ एक दुश्मनी का नहीं था। ये उन लोगों के लिए न्याय की लड़ाई थी जिनकी जिंदगी बर्बाद हुई थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। जेम्स और उसका पार्टनर बार बार अपनी गलतियों की माफी मांगने लगे। वो रहम की भीख मांग रहे थे, लेकिन वहां मौजूद किसी इंसान को उनकी बातों पर भरोसा नहीं था, क्योंकि जिन लोगों ने कभी दूसरों पर दया नहीं दिखाई थी, उनके लिए अब अचानक दया की उम्मीद करना मुश्किल था। विघ्नेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यार, आज पहली बार समझ आ रहा है कि किसी के कर्म कितनी दूर तक उसका पीछा करते हैं। पुष्कर ने सिर हिलाकर उसकी बात का समर्थन किया। वहां मौजूद हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से उन लोगों के बारे में सोच रहा था जो जेम्स की वजह से परेशान हुए थे। कुछ देर बाद जेम्स का पार्टनर पूरी तरह टूट चुका था। वो लगातार भगवान से माफी मांग रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इधर विवान का ध्यान अचानक कहीं और चला गया। उसे महसूस हुआ कि उसे तुरंत अवनी से बात करनी चाहिए। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके दिल में बेचैनी बढ़ने लगी थी। उसने जेम्स को बाकी लोगों की निगरानी में छोड़ते हुए कहा,
इस पर नजर रखना, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। फिर वो वहां से बाहर निकल गया। उधर बाकी लोग अपनी निगरानी जारी रखे हुए थे। विघ्नेश अब भी बीच बीच में मजाक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार किसी का भी मूड उसके मजाक सुनने का नहीं था। इसी बीच विवान ने अवनी को फोन लगाया। उधर अवनी अपने कमरे में अकेले बैठी रो रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी पूरी तरह उलझ चुकी थी। एक तरफ विवान था जिसे वो भूल नहीं पा रही थी, दूसरी तरफ विवेक था जिसने अचानक शादी की बात कहकर उसे और मुश्किल में डाल दिया था। वो बार बार यही सोच रही थी कि आखिर उसकी जिंदगी इतनी जटिल क्यों हो गई थी। उसका दिल माँ को याद कर रहा था। कई दिनों से उसने अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आज दर्द इतना बढ़ गया था कि उसे बार बार पार्वती की याद आ रही थी। आंसुओं के बीच वो बुदबुदाई, माँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? एक परेशानी खत्म भी नहीं होती कि दूसरी सामने आ जाती है। उसी समय उसका फोन बजा। स्क्रीन पर विवान का नाम देखकर वो कुछ पल चुप रही। रणजीत जी का फोन उसने नहीं उठाया था, लेकिन ना जाने क्यों विवान का फोन काटने का मन नहीं हुआ। उसने कॉल रिसीव कर ली। जैसे ही कॉल जुड़ी वो गुस्से में बोली, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अभी क्यों फोन किया? कोई काम था तो मुझे बीच में छोड़कर चले गए ना? विवान को उसकी आवाज में छिपा दर्द तुरंत महसूस हो गया, लेकिन उसने सोचा कि शायद वो सिर्फ उसके अचानक चले जाने से नाराज है। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, थोड़ा काम था इसलिए जाना पड़ा, लेकिन तुम ठीक हो ना? तुम्हारी आवाज कुछ अलग लग रही है, क्या हुआ? अवनी तुरंत बोली, मुझे क्या होना है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। तुम जहाँ जाना चाहो, जो करना चाहो करो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? उसकी बातों में साफ झूठ झलक रहा था। विवान समझ गया कि वो कुछ छिपा रही है, फिर भी उसने जानबूझकर बात बदल दी। वो बोला, अच्छा छोड़ो ये सब, मैंने जो बात कही थी उसके बारे में क्या सोचा? क्या मैं मामा जी को फोन करके शादी की तारीख फाइनल कर दूं? बस इतना सुनना था कि अवनी का गुस्सा फूट पड़ा। वो बोली, तुम लोग आखिर मुझे समझते क्या हो? कोई मुझे जानता भी है? कुछ दिन की पहचान में कोई शादी की बात कैसे कर सकता है? मेरे पति। लेकिन वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। विवान ने गंभीर आवाज में उसे रोक दिया। बस तान्या, मैं पहले से बहुत गुस्से में हूं। प्लीज ऐसी कोई बात मत बोलो जिससे मेरा गुस्सा और बढ़ जाए। आदेश कहाँ है? फोन उसे दो। तभी अवनी को अचानक याद आया कि आदेश तो अकेला बाहर गया हुआ था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ओह शिट! कहते हुए वो तुरंत कमरे से बाहर भागी। बाहर बैठा विवेक उसकी घबराहट देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसके पास इतना साहस नहीं था कि वो उसके पीछे जाए। उधर विवान को अभी तक नहीं पता था कि आदेश को उसके बारे में सबसे बड़ा सच मालूम हो चुका था। अवनी अपने बेटे को ढूंढने निकल पड़ी। कुछ देर बाद उसे आदेश एक कोने में चुपचाप बैठा दिखाई दिया। वो कहीं खोया हुआ था और सामने की दीवार को एकटक देख रहा था। अवनी उसके पास पहुंची और प्यार से बोली, आर यू ओके बेबी? खेलना खत्म हो गया क्या? चलें अब? लेकिन आदेश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपनी माँ की तरफ देखा। वो नजर इतनी गंभीर थी कि अवनी एक पल के लिए घबरा गई। उसे लगा जैसे उसके सामने आदेश नहीं बल्कि विवान बैठा हो। उसी तरह की आंखें, उसी तरह की खामोश नाराजगी। अवनी के मन में अचानक ख्याल आया, कुछ दिन विवान के साथ क्या रहा, उसकी आधी आदतें भी सीख ली। लेकिन वो ये भूल गई थी कि बच्चे के अंदर उसके माता पिता दोनों का स्वभाव मौजूद था। अवनी ने अपने हाथ में पकड़ा फोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, विवान तुमसे बात करना चाहता है, लो बात करके फोन मुझे दे देना। लेकिन आदेश ने फोन लेने से साफ इनकार कर दिया। उसने फोन वापस अवनी के हाथ में रख दिया और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। अवनी हैरान होकर उसे जाते हुए देखती रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया था। उधर फोन पर विवान लगातार उसका नाम पुकार रहा था। जब काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला तो उसने कॉल काट दी और दोबारा फोन लगाया। फोन की घंटी सुनकर अवनी की तंद्रा टूटी। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। विवान, बार बार फोन क्यों कर रहे हो? वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। पता नहीं किस बात से नाराज है। पहले मैं उसे समझा लूं, फिर तुमसे बात करवाऊंगी। ये कहते हुए भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्यों अपने बेटे को विवान से बात करवाने के लिए इतनी कोशिश कर रही थी। कॉल खत्म करके वो आदेश के पीछे चल दी।
उसी समय दूसरी तरफ विवान भी अपने अधूरे काम की ओर लौट गया। वो फिर से उस विला में पहुंचा जहां जेम्स और उसका साथी मौजूद थे। जेम्स की हालत पहले जैसी नहीं रही थी। उसके चेहरे से घमंड पूरी तरह गायब हो चुका था। विवान को देखते ही विघ्नेश बोला, भाई जैसा कहा था वैसा ही किया, अभी भी जिंदा है। फिर उसने हंसते हुए पूछा, वैसे एक बात बता, यहाँ जो शार्क है उसे तू इतनी जल्दी यहाँ कैसे ले आया? विवान हल्का सा मुस्कुराया, ये मेरी पुरानी शाह बेबी नहीं है, ये उसकी बेटी है। ये सुनकर सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अब उन्हें महसूस हुआ कि सामने वाली शार्क आकार में पहली वाली से छोटी थी। कुछ देर बाद विवान ने बाकी चीजें संभाली और वहां से निकलने का फैसला किया। अब उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, आदेश उससे नाराज क्यों था? वो बिना किसी से ज्यादा बात किए सीधे अवनी की कंपनी की तरफ निकल गया। पीछे रह गए विघ्नेश और उसके दोस्त अपने अंदाज में बातें कर रहे थे। अभिषेक ने राहत की सांस लेते हुए कहा, कम से कम एक बड़ा केस तो खत्म हुआ। ये सुनकर विष्णु बोला, ऐसा मत कहो, दुनिया में ऐसे लोग अभी भी बहुत हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ दिखाई देते हैं और कुछ छिपे रहते हैं। विघ्नेश ने तुरंत बीच में टोक दिया, और जब तक ऐसे लोग रहेंगे तब तक हमारा काम भी चलता रहेगा। सभी उसके चेहरे की तरफ देखने लगे। वो इतनी गंभीर बात भी मजाकिया अंदाज में कह गया था। तभी पुष्कर ने शिकायत भरे स्वर में कहा, यार ये बैंडेज हटाओ। अब समझ आया कि लावण्या ने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि मैं ज्यादा बोल ना सकूं। विघ्नेश जोर से हंस पड़ा। तुझे अभी समझ आया? सच में तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट पत्नी मिली है। उनकी हंसी मजाक के बीच माहौल थोड़ा हल्का हो गया। उधर अवनी अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते स्टडी एरिया तक पहुंच गई। वहां आदेश चुपचाप बैठा कुछ लिख रहा था। अवनी उसके पास पहुंची और नाराज होकर बोली, आदेश ये क्या तरीका है? बड़े लोग बात करने तो जवाब देना चाहिए। मैंने तुम्हें हमेशा यही सिखाया है, आज ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? लेकिन इस बार आदेश ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने हाथ उठाकर कहा, मॉम अपना ख्याल रखना मुझे आता है, मुझे किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है। आपने अब तक जो सही गलत सिखाया वो मेरे लिए काफी है। उसकी आवाज में ऐसा ठहराव था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अवनी वहीं स्तब्ध रह गई। पास बैठा विवेक भी हैरान था। उन्हें लगा था कि शायद आदेश उनसे नाराज है क्योंकि उन्होंने उसे बाहर खेलने भेज दिया था। विवेक ने प्यार से पूछा, बेबी इतनी नाराजगी क्यों है? मैं और मॉम एक जरूरी बात कर रहे थे, इसलिए तुम्हें बाहर भेजा। क्या वो गलत था? लेकिन आदेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो फिर से अपनी कॉपी में कुछ लिखने लगा। उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, सबको सच पता है, सिर्फ मुझे नहीं। उसे लग रहा था कि इतने दिनों तक उससे एक बहुत बड़ी बात छिपाई गई थी और यही बात उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचा रही थी। उधर विवान तेज रफ्तार से अपनी कंपनी पहुंच चुका था। उसे वहां बिताए हुए पुराने पल याद आने लगे। आदेश के साथ की हंसी, उसकी शरारतें, उसका हर वक्त पीछे पीछे घूमना, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम गया। वो तेजी से अवनी के कैबिन की तरफ बढ़ा। दरवाजा खटखटाने की भी उसे सुध नहीं रही। वो सीधे अंदर चला गया। कमरे का नजारा देखकर वो कुछ पल के लिए रुक गया। एक तरफ अवनी बिखरे बालों के साथ परेशान बैठी थी, दूसरी तरफ विवेक बेचारे की तरह चुप था और बीच में आदेश अपनी कॉपी पर झुका हुआ था। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेबी योर विवान इज हियर। लेकिन इस बार कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। आदेश दौड़कर उसके पास नहीं आया, बल्कि वो उठकर दूसरे कमरे में चला गया और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। ये देखकर विवान का दिल बैठ गया। उसने कभी आदेश से ऐसी दूरी की उम्मीद नहीं की थी। फिर भी उसने खुद को समझाया कि शायद बच्चा किसी बात पर नाराज है। वो धीरे धीरे उसके पीछे कमरे में चला गया। अंदर आदेश बिस्तर पर बैठा था। वो घुटनों को मोड़कर बैठा था और गाल पर हाथ टिकाए सोच रहा था। विवान चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गया, लेकिन जैसे ही आदेश को उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ, वो थोड़ा दूर खिसक गया। ये छोटी सी हरकत भी विवान के दिल को चीर गई। उसने धीरे से आदेश के हाथ अपने हाथों में ले लिए और बेहद नर्म आवाज में कहा, मैंने क्या गलती की है बेबी? क्या तुम्हें भी मैं पसंद नहीं हूँ? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ। बिना कुछ कहे नाराज रहोगे तो मैं कैसे समझूंगा?
उसकी आवाज में पहली बार एक पिता की बेबसी साफ सुनाई दे रही थी। बाहर बैठे विवेक ने अवनी की तरफ देखा। वो बोला, तुमने जरूर कुछ कहा होगा, वरना वो ऐसे नहीं करता। मैंने कितनी बार कहा है कि अपना गुस्सा उस पर मत निकाला करो। अवनी की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वो बोली, मैंने कुछ नहीं किया, सच में कुछ नहीं किया। विवान ने कहा था कि आदेश से बात करवाओ, इसलिए मैं उसे ढूंढने गई थी। मुझे देखते ही उसका चेहरा बदल गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। इतना कहते ही वो फिर रो पड़ी। उसके लिए आदेश सिर्फ उसका बेटा नहीं था, वो उसकी पूरी दुनिया था। जब सबने उसे बच्चा ना रखने की सलाह दी थी, तब भी उसने सिर्फ एक बात कही थी, ये मेरे प्यार की निशानी है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। आज उसी बच्चे की दूरी उसे भीतर तक तोड़ रही थी।